अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। साइप्रस के झंडे लगे जहाज़ पर ईरानी हमले के बाद कल रात अमेरिका ने ईरान में 140 टारगेट्स पर हमले किए हैं, जिसमें 17 से ज़ायद अफराद मारे गए हैं। ईरान ने भी कतर, कुवैत, उर्दन, बहरीन, ओमान, मुत्तहिदा अरब इमारात में अमरीकी तंसीबात को निशाना बनाया है। ओमान के साहिल के करीब निशाना बनाए गए जहाज़ के हवाले से बरतानवी इदारे मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने कहा है कि बहरी जहाज़ के अमले को मकामी हुक्काम ने बचा लिया है। भारत ने ओमान के साहिल पर बहरी जहाज़ पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा है कि जहाज़ पर सवार 11 भारतीय शहरियों में से 10 को रेस्क्यू किया गया है, जबकि एक शहरी ताहाल लापता है। सऊदी अरब, कतर, ओमान और कुवैत ने हालिया ईरानी हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए उन्हें इलाकाई सलामती, खुद मुख्तारी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है। पासदाराने इनकलाब ने आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन अमरीकी हुक्काम का ये दावा है कि आबनाए हुर्मुज़ खुली हुई है और वो मुकम्मल तौर पर ईरान के कंट्रोल में नहीं है। कुछ देर पहले ही अमरीकी सदर CNN को इंटरव्यू दे रहे थे और बता रहे थे कि हफ्ते को अमरीका और ईरान मुआहदे के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। ईरान तकरीबन हर शर्त मानने पर आमादा भी हो चुका था, लेकिन फिर अचानक सिर्फ 2 घंटे बाद उन्होंने एक तिजारती जहाज पर ड्रोन हमला कर दिया। इन लोगों के साथ वाकई कोई मसला है। इससे पहले ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई बयान दे चुके हैं कि आबनाए हुर्मुज़ ईरान के लिए दर्जनों एटमी बम से ज्यादा अहम है। ईरान और ओमान के दरमियान नाज़रीन आबनाए हुर्मुज़ को ऑपरेट करने के लिए इस वक्त बातचीत जारी है और ऐसे में क्या हालात दोबारा मुस्तकबिल जंग की तरफ लेकर जा सकते हैं, इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में मुझे वक़ार साहब ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जावेद मलिक साहब ज्वाइन कर रहे हैं। दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को मैं शुक्रगुजार हूँ। और सबसे पहले ज़रा बात का आगाज़ करते हुए वक़ार साहब, क्योंकि डिफेंस एनालिस्ट हैं सर, आप रिटायर्ड ब्रिगेडियर हैं, तो इस सिचुएशन के हवाले से ज़रा बताइएगा। अमेरिका ईरान एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। कंट्रोवर्शियल किस्म के जो है वो स्टेटमेंट्स भी हैं दोनों तरफ से। एक पार्टी कह रही है कि आबनाए हुर्मुज़ को हमने मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया, दूसरी पार्टी कह रही है कि जी उनके मुकम्मल कंट्रोल में ही नहीं है, इसलिए वो बंद ही नहीं कर सकते। क्या मुस्तकबिल आप देख रहे हैं इस हवाले से? क्या खुदा न खास्ता दोबारा हालात जंग की तरफ जाते हुए बनते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि ऑलरेडी कल अमेरिका पहले ही एक अल्टीमेटम दे चुका है कि विद इन अ वीक ईरान फैसला करे इस बारे में बड़ा क्लैरिटी के साथ। जी, थैंक यू करण फॉर हैविंग मी। आई थिंक अगर देखा जाए जो स्ट्रक्चर है लड़ाई का, क्विकली इसमें तीन जो कोने हैं ट्रायंगल के, तीनों अनस्टेबल है। एक तरफ नेतन्याहू है, एक तरफ ट्रम्प साहब और उनकी वॉरियर टीम है, और फिर ईरान के अंदर फिर IRGC को आल्सो कंसीडर के उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं जो इस त्रिकोण को बिल्कुल स्टेबल नहीं होने दे रहे। और अगर रिसेंट एस्केलेशन देखें, इसमें 3 शिप्स पे पहले अटैक हुए, जिसमें एक सऊदी अरेबिया का था, एक कतर और आई थिंक एक शायद सिंगापुर का था। और वहां से जो है, और वो इस दौरान हुआ जब सैयद अली खामनेई शहीद की आखिरी रसूमात अदा की जा रही थी। तो ये बिल्कुल मेरे ख्याल में इट वाज आई थिंक हाईली एग्रेसिव, और वो बेसिकली ट्रिगर बना है। दूसरा ये है कि जो ईरान को मॉरल सपोर्ट रही अक्रॉस द वर्ल्ड, स्पेशली जब सैयद अली खामनेई शहीद का आखिरी रसूमात अदा की जाए, तो बड़ी दुनिया ने आई थिंक उसकी पज़ेराई भी की। उसमें पाकिस्तान से एक हाई लेवल डेलीगेशन भी गया और बड़ा सॉलिडेरिटी का इजहार किया गया। और मेरे ख्याल में IRGC ने जो ये सारी परसेप्शन काफी डेंट किया है। बाकी जो है दोनों तरफ देखें तैयारियां तो हो रही हैं। बेसिकली इसके अंदर ये तो 3 ममालिक हो गए जो ट्रायंगल के 3 कोने हैं। उसके अलावा तकरीबन 9 ममालिक हैं जो रीजन में अफेक्टेड हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। या तो वहाँ पे बेसिस हैं, या फिर ईरान के लेट्स से भारत ग्रुप्स हैं, हिजबुल्लाह है, हूतीज हैं। तो ये बेसिकली एक रीजनल फ्रेमवर्क है जो हाईली अनस्टेबल। उसमें जो एफर्ट हुई है अमन की, आउट ऑफ द वे जाके पाकिस्तान ने एफर्ट की, कतर ने की। कतर ने यहाँ तक किया कि उनके शिप पे जब अटैक हो तो फिर जाके डेलीगेशन अमन के लिए वो वहां पे पहुंचे तेहरान में। तो मेरे ख्याल में ये अभी जो है ना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। दूसरा ठीक है, IRGC समिति है वो लेट्स से बैरल ऑफ द गन के जरिए इम्पोज कर सकते हैं, लेकिन ग्रेजुअली आई फील कि दे विल स्टार्ट लूजिंग इंटरनेशनल सपोर्ट, उनकी खत्म होती जाएगी। उसमें जो दोस्त ममालिक हैं वो खिलाफ होना शुरू हो जाएंगे। रीजन में भी काफी इंस्टेबिलिटी है। तो मेरे ख्याल में इन केस दे वांट टू गेट बैक, सबसे पहले IRGC को ये बंद करना चाहिए, वरना खुदा ना खास्ता चांसेस है कि एक रीजनल वॉर हो जाएगी और फिर बहुत ज्यादा
सबसे ज्यादा नुकसान जी इस्लामिक सर, आप वकार साहब आप सही कह रहे हैं, क्योंकि पिछली दफा भी हमने ये देखा था जब हमलों का आगाज हुआ था, तो उसके बाद ये जो ब्रदर ममालिक हैं इनकी जानिब से स्टेटमेंट सामने आए थे, ईरानी हिमायत में स्टेटमेंट्स आए थे, लेकिन इस वक्त जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो अब मजम्मत की जा रही है जो ईरान की तरफ से अटैक्स किए गए हैं उस हवाले से। जावेद साहब बहुत शुक्रिया, आपके वक्त कभी सर सिफारतकार आप रहे हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इस सारे मामले में क्या कहती है, क्योंकि इस वक्त जब ये हमले हुए हैं उसके बाद स्पीकर बाकर कालीबाफ साहब वो जो अंडरस्टैंडिंग है उसके उस मुआहदे की वो शिक नंबर 5 शेयर कर रहे हैं, उसकी खिलाफ वर्जी के बारे में कह रहे हैं, और शिक नंबर 5 में है कि 60 डेज जो है वो फ्रीली वहां पर आमदोरफ्त होगी जहाजों की, और उसके बाद इसका मुस्तकबिल क्या होगा, आया वहां टूल लगाना है नहीं लगाना, वहां पर आमदोरफ्त किस तरह से हो रही होगी, ये ओमान और ईरान मिलकर डिसाइड करेंगे आफ्टर 60 डेज। तो उन्होंने इसको भी साथ साथ शेयर किया है। आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कह रही है, खिलाफ वर्जी किस जानिब से हुई है सर? किरण साहिबा, थैंक यू वेरी मच। आपका भी, बगैर साहब को, तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। देखिए जी, बात बहुत ऑलवेज सिंपल सी वेलकम है। सर। पाकिस्तान की जो काविशों को हम पहले देख लीजिए कि देखिए एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और पेचीदा सूरत हाल में पाकिस्तान ने बहुत ही, मैं समझता हूँ हमारे फील्ड मार्शल ने और प्राइम मिनिस्टर ने बहुत मेहनत से एक पीस MOU जो है वो हासिल किया। 4 माह लगे इसको नेगोशिएट करने में। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई जल्दबाजी की गई थी। वो जो MOU है किरण साहिबा, उसमें बहुत वाजे है 2 पॉइंट्स की तरफ आपकी मैं तवज्जो लेके चलता हूँ। एक पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5, उसमें लिखा गया है कि अमेरिका अपनी ब्लॉकेड हटा देगा और ईरान जो है वो किसी किस्म की पाबंदी नहीं लगाएगा उन शिप्स के ऊपर जो वहां पे जा रही हैं। और ये सिविलियन शिप्स हैं, तेल और गैस लेके जाती हैं, फर्टिलाइजर लेके जाती हैं, अशाय खुर्दोनोश लेके जाती हैं। और उसके बाद जो बाकी शिप्स हैं वो जितनी भी, अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो इंडिपेंडेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं सिचुएशन को, ये समझते हैं कि ईरान के फेवर में है वो तमाम, यानी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो रिकंस्ट्रक्शन प्रोग्राम है वो ईरान को इस MOU के नतीजे में हासिल हो सकता है। मैं सिर्फ कॉन्टेक्स्ट के लिए आपको बताता चलूं कि हमारे मुल्क में 3 या 4 बिलियन डॉलर की हम IMF से प्रोग्राम लेते हैं या बरादर ममालिक से, तो आपको पता है हम कितने पापड़ बेल रहे होते हैं उसके लिए। अब यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस की बात की जा रही है। तो ईरान के जो ऑब्जर्वर्स हैं उनको ये कहते हैं कि अगर ईरान इसके ऊपर अमन को मौका दे तो उसके तो ये इंटरेस्ट में है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या कि 4-5 दिन पहले हमने देखा कि सिंगापुर की एक ऐसी शिप को टारगेट किया IRGC ने, जो कि तेल लेके जा रही थी। फिर वहां पे मामला रुका नहीं, हमने देखा कि सऊदी अरेबिया की शिप्स पे हमला किया गया, तमाम शिप्स पे हमला करना शुरू कर दिया। इवन कतर की शिप पे हमला किया गया, जो कि एक ऐसा मुल्क है जो आपके साथ खड़ा हुआ है इस तमाम पीस प्रोसेस में। आपको याद होगा इवन स्विट्जरलैंड के अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और वहां पे JD वैंस के साथ जो तीसरी शख्सियत आई थी वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ कतर थे, यानी हाईएस्ट लेवल पर उनके जो डेलीगेशन है वहां मौजूद था। क्या कर रहे थे वो अमन की बात कर रहे थे, उनको आपने टारगेट कर दिया। तो ये अनफॉर्चुनेट है। देखिए अगर आप ब्रिगेडियर साहब आपको बताएंगे इस बारे में कि देखिए वो कहा जाता है, मैं उससे एग्री तो नहीं करता, लेकिन लोग कहते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। तो वॉर के दौरान अगर कोई स्ट्रैटेजी के तौर पर इन्होंने अपना हुर्मुज को बंद करना चाहा, वो गलत था मेरी नजर में। अमेरिका करता ये करता, लेकिन चले उसकी कोई आप खींचतान के कोई जस्टिफिकेशन दे भी दें, तो अब तो हम जंग की हालत से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। हम अमन की तरफ जा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि इनके अंदर, इनके मुल्क में रिकंस्ट्रक्शन हो, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो। अगर वो उसकी तरफ जाना चाहते हैं तो फिर तो इनको आबना हुर्मुज को इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक डील करना चाहिए। ये बात कहना है कि आप ओमान के साथ मिलकर आप प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक। अगर आप वहां पे कोई मैनेजमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि वहां पे कुछ माइंस हैं, अगर उन माइंस को क्लीन करने के लिए कोई जॉइंट मैकेनिज्म है तो वो तो समझ में आता है, लेकिन एक इंटरनेशनल वाटर को किस कानून के तहत आप कंट्रोल करेंगे? सर, तो एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं ना साथ साथ कि जो शक नंबर 5 है ये थोड़ी मुबहिम भी है। ईरान इसको इस नजर से देख रहा है कि हमने ऑपरेट करना है, हमारे बताए हुए रूट्स पे चलें, तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में देख रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इस शिक के हवाले से ये भी कहा जाता है कि इसमें लिखा हुआ है कि फ्रीली यहाँ पर 60 रोज तक जो है वो जिस तरह से पहले सिलसिला चल रहा था उसी तरह से सिलसिला चलेगा। एंड देन उसके बाद ईरान और कतर, माफ कीजिएगा, ओमान बैठकर इसको डिस्कस करेंगे कि इसका मुस्तकबिल क्या होगा। अब जावेद साहब मुझे ये भी फरमाइएगा सर, बरतानवी अखबार गार्जियन इनके मुताबिक वॉलंटरीली जो नेविगेशन की फी है वो वसूल की जा सकती है। दूसरी तरफ बरतानिया के नायब वजीर आजम डेविड लेमी ये भी एतराफ कर रहे हैं कि आबनाए मलाका हो गया, इंग्लिश चैनल हो गया, यहाँ पर मखसूस नेविगेशन की जो खिदमात हैं उसके एवज जो फी है वो वसूल की जाती रही है या उसका निज़ाम पहले से वहां पर मौजूद है। तो क्या यहाँ भी आपको ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिका हो गया या दीगर नेबर कंट्रीज हो गया वो तो मुखालिफत कर रहे हैं ना इसकी?
जी देखिए, बिल्कुल मैं इसके एक एड्रेस करना चाहूँगा। आपने बाकिर कालिबलाव साहब का ज़िक्र किया। देखिए, एक जो मेरी समझ में चीज़ आ रही है वो ये है कि यहाँ पे जो ईरान की जो पावर डायनामिक्स को लोग समझते हैं, मेरी कुछ लोग दोस्तों से बात हुई है, वो ये बताते हैं कि ईरान के अंदर जो डिसीजन मेकिंग है वहाँ पे काफ़ी हद तक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। देखिए, पॉलिटिकल लीडरशिप आपको जानती हैं कि बाकिर कालिबाफ साहब जो उनको चीफ निगोशिएटर अपॉइंट किया गया है इस तमाम प्रोसेस के लिए, वो उनकी स्पीकर के पार्लियामेंट के स्पीकर भी हैं। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले आपने देखा कि उनका एक इंटरव्यू चल रहा था जिसको रोक दिया गया। उससे भी ये जाहिर होता है कि वहां पे जो जी। डिसीजन मेकर्स हैं वो गालिबन पॉलिटिकल जो एक फेस है, जिसमें बाकिर कालिबाफ साहब हो गए, इनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मसूद पेशकियान साहब हैं जो पाकिस्तान भी आए थे प्रेसिडेंट, लेकिन आईआरजीसी दरअसल जो है वो दे आर कॉलिंग द शॉट्स। तो इसलिए ये कुछ हद तक उनके लेकिन बाबर इंटरनल, कालीबाफ भी तो उसी तरह फॉल करते हैं ना सर, वो भी तो हार्डलाइनर ही कहलाते हैं। लेकिन इसीलिए उन ज्यादा हैरानी की बात थी कि उनका इंटरव्यू रोक दिया गया। देखिए, तो आप ये खुद बिकॉज उनकी जो, अगर आप उनकी तारीख में चली जाएंगे, वो मेयर ऑफ तेहरान रहने से पहले वो आईआरजीसी में भी थे। तो उनका बेसिकली मैं उसको जी। एक पॉजिटिवली देखता हूं कि ही इज वाइडली रिस्पेक्टेड नॉट ओनली इन द पॉलिटिकल सर्कल्स, बट वो इवन वहां के जो आईआरजीसी तमाम जो लोग हैं, तमाम उनके जो पावर ठीक। सेंटर्स हैं, उनके अंदर उनको एक्सेप्टेबल थे, लेकिन उनकी बात को भी नहीं माना गया। तो मैं ये समझता हूं, देखिए हमें जंग से सही। आगे बढ़ना है। अगर आपको जंग से आगे बढ़ना है, अगर देखिए मिसाल के तौर के ऊपर आपके सवाल के जवाब में अगर आपने सर, ये तमाम ममालिक तो जावेद साहब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असल मसला तो ये है ना कि वो दो मुल्क जिन्होंने इसको बेसिकली स्टेप लेकर रोकना है, वो कहां पर इस वक्त स्टैंड कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप मुझे वकार साहब, मुझे ये फरमाइएगा सर, जिस तरह से जावेद साहब ने, सर मुझे इजाजत दीजिएगा, जिस तरह से जावेद साहब ने अभी कतर का तस्करा किया, तो तीसरी शख्सियत डेफिनेटली कतर से थी। उन्होंने तो अपनी जगह भी वहां पर दी जहां पर ये सारे मुज़ाकरात हो रहे थे, बातचीत हो रही थी। अब ईरान ने कतर और ओमान पर इनके वेसल्स के ऊपर हमले किए हैं। हालांकि कतर सालिसी का किरदार अदा कर रहा था, ओमान में इस वक्त अब्बास अराक्ची साहब खुद मौजूद हैं। ऐसे सिचुएशन में उन ममालिक के ऊपर हमले करने के जो तरीक़ाकार के ऊपर ईरान इस वक्त चल रहा है, इसकी क्या वजह आपको नजर आती है सर? आई थिंक इस पे दो सिनेरियो जो बन सकते हैं वो पहले देख लेते हैं। जो आई थिंक ईरान शुड टेक टू वे जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है कि अगर अमन की तरफ जाते हैं तो देखें दे गेट इंटीग्रेटेड, उसके बाद शायद बेहतर जमहूरियत की तरफ जाएं, और शायद आईआरजीसी को यही डर है कि सिस्टम पूरा जो है वो चेंज हो जाएगा। लेकिन उसमें ईरानी अवाम का फायदा है, रीजन का फायदा है। लेकिन अगर आप वॉर की तरफ जाते हैं, जो जिस आपने मेंशन किया कि कतर जैसा मुल्क जो आई थिंक वेंट आउट ऑफ द वे, और सबसे ज्यादा हार्म में भी अगर आप नक्शा देखें तो बिल्कुल अक्रॉस द गल्फ है उनकी लोकेशन, उनको आई थिंक डैमेज करना। फिर सऊदी अरेबिया को इंसाइट करना। जस्ट इमेजिन के आई जस्ट इनपुट कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान का एक डिफेंस एग्रीमेंट है और इट्स अ वेरी सीरियस, हमारी फोर्सेस डिप्लॉयड है। तो क्या आईआरजीसी चाहती है कि पाकिस्तान को खींच के लाया जाए इस लड़ाई पे? दिस विल बी हाईली अनफॉर्चुनेट। और पाकिस्तान ने आई थिंक बड़ा रिस्ट्रेंट जी। के लिए रिक्वेस्ट भी की, सऊदी अरेबिया ने भी अंडरस्टैंड किया। तो ये आई थिंक हाईली प्रोवोकेटिव है। आपने करना करें, इजराइल पे हमला करें या अमेरिका के मैरीटाइम एसेट्स हैं उस पर करें, लेकिन अगर आप वॉर की तरफ जाते हैं तो ओवरऑल आई थिंक सबसे ज्यादा नुकसान मिडिल ईस्ट और इस्लामिक वर्ल्ड का होना है। बाकी देखिए ये भी अपना हाथ झाड़ के अमेरिका के पीछे हट जाएगा, इजराइल ठीक है अपना रीबिल्ड कर लेगा, लेकिन नुकसान किसका होगा? अभी देखें जॉर्डन से लेके और ओमान तक को टारगेट किया गया। सो दैट्स व्हाई आई जी। थिंक दे आर गोइंग टू लूज जी। पब्लिक सपोर्ट, और ये सबसे बड़ा जोल्ट होगा। और मेरे ख्याल में अच्छा सर, इंटरनेट एक और बड़ा अहम सवाल वकार साहब आपसे ही, जिस वक्त ये 28 से लेकर ऑनवर्ड्स जंग चलती रही, उस दौरान अमेरिका ने काफी बड़े हमले किए ईरान के ऊपर। साइट्स हो गई, मिसाइल साइट्स, फैक्ट्रीज हो गई, दीगर हसास मकामात, इनको निशाना बनाने का दावा किया जाता रहा। लेकिन अगर मैं सिर्फ आपसे कल के हमलों की बात करती हूँ या इससे पहले वाले, तो ईरान की कुव्वत आप क्या समझते हैं, बरकरार है और गाहे बगाहे इसका इजहार किया जा रहा है? ये देखिए वो आईआरजीसी की कैलकुलेशन हो सकती है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रेटेजिक असेसमेंट करें तो रेकुपरेट तो दोनों फोर्सेस करती हैं। रशिया यूक्रेन वॉर में भी हुआ कि साथ साथ आप बिल्डअप करते हैं। फिर अमेरिका ने कुछ लेसन लर्न भी किए हैं। तो अभी सुना है 21 शिप्स मजीद भेजे जा रहे हैं। तो अगर आप कंपेयर करें, अगर आप उसको लंबा खींचते हैं तो उसमें मेरे ख्याल में ईरान को ज्यादा नुकसान होगा, बिकॉज मिलिट्री कैपेबिलिटी की एक आई थिंक एक कैपेसिटी होती है कि जिस तक आप जा सकते हैं। फिर अगर आप इंसाइड करते हैं सारा जी। रीजन लेट से आप असॉल्ट करते, फिर बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो इन द लॉन्ग रन देखिए अमेरिका पास काफी कैपेबिलिटी है, ये दे कैन सस्टेन द वॉर फॉर अनदर 3 months, लेकिन इसमें रीजन का बहुत ज्यादा नुकसान है। दैट्स व्हाई आई फील के और दूसरा जो ईरान एक हायर नोट पे लड़ाई को खत्म कर सकता था, बिकॉज उस वक्त जो मॉरल स्टैंडिंग थी, इंटरनेशनल सपोर्ट रही। फिर अली खamenei साहब का जब अपना आखिरी रसूमात में कितनी ज्यादा पजीराई हुई दुनिया में,
तो उस चीज को लूज करके और आप पेटी, आई वुड से पेटी इश्यूज के ऊपर, लेट से 3 शिप गुजर गए, इसको टारगेट करके आप एक बहुत बड़ी रीजनल वॉर की तरफ जाते हैं, तो अल्टीमेटली इनका लॉस होगा। दे हैव टू कैलकुलेट इट। और खुदा ना जी खास्ता एक जी। स्टेज वैसे तो पाकिस्तान भी थक जाए कि ठीक है, देन यू नो हैव और इट, आप फिर पाकिस्तान लड़े। अपनी तरफ से अभी भी ये कोशिश कर रहा है कि जो पहले पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की गई और यहाँ तक मामलात पहुंचे, पाकिस्तान आगे भी यही कोशिश कर रहा है कि जो पीस है उसको इंश्योर किया जाए और दोनों ममालिक की तरफ से जरा रेस्ट्रेंट भी शो किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मौजूद मेहमानों की, मैं प्रोग्राम में बेहद शुक्रगुजार हूँ। क्विकली नाज़रीन आगे बढ़ूंगी। इस्लामाबाद में इस्लामी ताउन तंजीम की नवी ख़वातीन वजारती कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हुआ है। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में ताउन ममालिक के 190 नुमाइंदे शरीक हो रहे हैं। जो कॉन्फ्रेंस का फोकस है वो ख़वातीन है, ख़वातीन की तालीम है, उनकी सेहत है, रोज़गार है, टेक्नोलॉजी है, डिजिटल मौक़े हैं। इस तक रसाई को वसअत देना और अवामी ज़िंदगी में उनकी मुकम्मल शिरकत की राह में जो हाइल रुकावटें हैं उसको दूर करना है। तो एक बेहतरीन कॉन्फ्रेंस है जो शहर इक़्तिदार में इस वक्त हो रही है। और अगर शहर इक़्तिदार की बात होती है तो फिर इसी की राहदारियों में एक बार फिर वो तब्दीली की सरगोशियाँ हैं जो कि सुनाई दे रही हैं। वफाकी कैबिनेट में रद्द-ओ-बदल और नए चेहरों की शमूलियत के बारे में कहा जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कुछ वज़रा की कारकर्दगी से खुश नहीं हैं और जो नाम आ रहे हैं सामने उसमें सनत व पैदावार की वजारत आ रही है, तिजारत की वजारत आ रही है, आबी वसाइल की वजारत सामने आ रही है। और जब ये तब्दीलियों की सरगोशियाँ हैं तो इसी दौरान फिर कुछ हल्की हल्की सी एहतजाज की रागनी भी बज रही है। खान साहब की, इमरान खान की हमशीरा हैं अलीमा खान, उन्होंने दीर से स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज़ किया है और दीर में ही आज कई जगहों पर कारकुनान से खिताब भी किया और कहा कि 5 अगस्त का एहतजाज एक दिन का नहीं होगा, इस बार निकलेंगे तो मुतालिबात की मंजूरी तक वापस नहीं जाएंगे। इस किस्म की जो गुफ्तगू है, इस किस्म की जो बातें हैं वो पहले भी हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं की तरफ से सुनते रहे। इनफैक्ट अलीमा खान साहिबा भी इस तरह करती रही हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड हमें इस तरह की चीज़ दिखाई नहीं दी। तो इस बार क्योंकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की ये मूवमेंट है, क्या मुख्तलिफ होगा या जो कह रहे हैं वो होगा भी या नहीं होगा, इस पर बात करने के लिए मेरे मौजूद मेहमानों में शौकत यूसुफजई साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। आपके वक्त की बेहद शुक्रगुजार हूँ। और कुछ ही लम्हात में हुज़ैफ़ा रहमान साहब भी वज़ीर मुमलिकत प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करेंगे। शौकत साहब, सबसे पहले तो ये ज़रा अलीमा खान साहिबा के हवाले से ही बात कर लेते हैं। पहले तो आप लोगों की जानिब से ये कहा जाता है कि अलीमा खान साहिबा जो हैं वो सियासी शख्सियत नहीं है, खान साहब की बहन है और वो एक बहन होने के नाते जो है वो अगर मोबिलाइज करने की भी कोशिश करेंगे या अगर सियासी बात कर रही हैं तो वो बहन होने के नाते ही करती हैं। लेकिन अब तो वो बाकायदा एक मूवमेंट चला रही हैं, उसे लीड कर रही हैं और कारकुनों को कह रही हैं कि अब हमने वापस नहीं जाना है। तो ये क्या पार्टी के मैंडेट के साथ कर रही हैं या अभी भी आप लोग यही कहेंगे कि नहीं जी वो सियासी काम नहीं कर रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, एक सियासत वो होती है जिसमें कोई ओहदा लिया जाता है या फिर इस उम्मीद से किया जाता है कि जी जब वक्त आएगा तो मैं इलेक्शन कंटेस्ट करूंगा, तो वो चीज़ें तो अब सामने नज़र नहीं आ रही। लेकिन जो इमरान खान के हवाले से अगर कोई स्ट्रगल हो रही है तो ये तो कोई अब एक बहन भी अपने भाई के लिए आवाज़ ना उठाए और उसको ये पता है कि मुझे वहाँ जहाँ से उसको सपोर्ट मिल सकती है तो क्यों ना हासिल की जाए। तो मतलब ये कि ये तो कोई इतनी बुरी बात है। मुझे याद है जब नवाज शरीफ साहब जब गिरफ़्तार हुए थे तो उस वक्त कुलसुम नवाज साहिबा, अल्लाह उनको मग़फ़िरत फरमाए, वो निकली थी, पेशावर आई थी और मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था। उस वक्त मैं सहाफ़त में था, मरियम नवाज साहिबा भी उनके हमरा थी, तो उस वक्त ये सियासत में नहीं थे। लेकिन ज़ाहिर है जब वो मजबूरी आ गई, वो फिर निकले, उनके लिए आवाज़ उठाई। तो अगर वो आवाज़ उठा रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और तहरीक इंसाफ के वर्कर जो है वो ज़ाहिर है इमरान खान से जो मोहब्बत करते हैं उनकी बहनों के साथ भी उसी तरह मोहब्बत करेंगे। देखिए, इससे पहले भी अलीमा खान साहिबा बारहा, जब से इमरान खान जेल में है तब से अलीमा खान साहिबा बारहा कारकुनों को कहती रही हैं, बाहर निकलने की बात करती रही हैं, वो चाहे इलेक्शन के दौरान हो, इलेक्शन के बाद हो, आज तक वो ये सारा सिलसिला चल रहा है। अभी अब वो खुद ही बाहर आ गई हैं, तो क्या ये मैं कह सकती हूँ कि आपकी पार्टी के ऊपर, जो आपकी पार्टी की क़यादत है उसके ऊपर उन्होंने अदम एतमाद कर दिया और फिर उसके बाद अब वो खुद ही अलम उठाकर निकल गई हैं? नहीं, देखिए, पार्टी की लीडरशिप भी तो लगी हुई है ना, वो कौन से मतलब घर बैठे हुए हैं। पार्टी की लीडरशिप भी लगी हुई है। कितनी दफ़ा जलसे हुए, कितने जुलूस हुए, कितने एहतजाज हुए, कितने लोग गिरफ़्तार हुए, उन गिरफ़्तारियों के लिए वो कितनी मेहनत कर रहे हैं उनकी रिहाई के लिए। ये तो नहीं होती ना कि आप जाके सिर्फ लड़ते रहें।
लड़ने के अलावा भी तो एक स्ट्रगल तो है। लेकिन ये बात वो है कि अगर उनकी बहनें जो है, जाहिर है हमारी जो एशिया की सियासत है, बल्कि अब तो खैर पूरी दुनिया की सियासत सर वैसे है, मुझे भी जो बड़ा लीडर मुझे होता भी जो है उसी वो शिक भी आपका ही याद है, गालिबन वो आपने ही शिकवा किया था कि बाकी जितने भी असीरान हैं उनसे उनको पूछा भी नहीं जा रहा होता, देखा भी नहीं जा रहा होता। बहरहाल जो पार्टी की दीगर क़यादत है उनमें से तो कोई भी आज नहीं था। और जो अलीमा खान साहिबा ने कहा है ना कि अब जब आएंगे तो वापस नहीं जाएंगे, ताकत दिखानी होगी, जरा वो सुन लें फिर मुझे बताइएगा कि शौकत साहब आप अग्री करते हैं उनकी इस बात से? सुनवाइएगा। 5 अगस्त की कॉल है, लेकिन हम पीटीआई को कहते हैं कि ये एक दिन की कॉल नहीं होनी चाहिए। अब जब निकलेंगे अब वापस नहीं जाना। तहरीक का मतलब है कि आप इस हुकूमत पे प्रेशर डालें। 80% पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है। हम अपनी ताकत दिखाओ, फिर इनको का बात करें। अपने ओहदेदारों को जाकर बताएं, अपने MNAs MPs को, आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। क्योंकि वो भी शक करते हैं कि कोई हमारे साथ निकलेगा कि नहीं। आप उनको चलाएंगे, आप उनको बताएंगे कि हम आपके साथ हैं। शौकत साहब अग्री करते हैं सर? देखिए, मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया कि ये कोई वो बात नहीं है कि कोई इनसे इनकार करेगा कि इमरान खान के लिए क्यों ना निकले। कोई वजह तो नहीं है ना कि ना निकले। लेकिन जो देखिए लीडरशिप के हवाले से जो बात हो रही है, जाहिर है वो इमरान खान की डायरेक्शन के ऊपर चलते रहे। सर जब इमरान खान से जब तक मुलाकातें होती हैं ना, ताकत दिखाने की बात हो रही है, घर वापस ना जाने की बात हो रही है, इससे जो मौजूदा क़यादत है बशमूल आपके, वो अग्री करते हैं या नहीं? मैं आपसे पूछूंगी। हुज़ैफा रहमान साहब भी जरा सी ताखिर के बाद ज्वाइन कर चुके हैं, शुक्रगुजार हूँ आपके वक्त की भी। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। अलीमा खान साहिबा के हवाले से बात हो रही है और उसके बाद इंशाल्लाह हम जो इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में अभी मामला गूंज रहा है कुछ कैबिनेट में तब्दीली के हवाले से, तो वज़ीर मुमलिकत क्योंकि साथ मौजूद हैं तो उनसे ही पहले जान लेते हैं। सर, कैबिनेट में तब्दीली की और ये वो बातें हैं जो मैं बजट से पहले से सुन रही हूँ, और कुछ जो आज कुछ सहाफ़ियों ने बता भी दिया है, ये भी हमारे पास इत्तलात तो मौजूद हैं कि कौन से वो वज़रा हैं जिनसे वज़ीर आज़म साहब उनकी कारकर्दगी से, उनकी परफॉर्मेंस से खुश नहीं है। तो अब ये फाइनली होने जा रहा है, क्योंकि आप वज़ीर आज़म साहब के बड़े करीबी हैं, तो आप बता सकते हैं। किरण, एक मैं आपको बिल्कुल फ्रैंकली बताऊं, जी एक तो बात ये कि जो भी जितनी बातें करेगा मुझ समेत वो स्पेकुलेशंस होंगी, क्योंकि किस वजीर को रखना है किसको नहीं रखना, ये कार्ड्स वज़ीर ने अपने सीने से लगा के रखे हुए हैं। क्योंकि हमने कई मरतबा देखा है बहुत सारे वज़ीर 3-4 महीने से मैं मुकम्मल कर रहा हूँ, नहीं मैं इसे मुकम्मल कर रहा हूँ, अगली आपको खबर भी दे रहा हूँ बीच में। गुजारिश ये है कि वज़ीर आज़म साहब बहुत सारे वज़ीर से बज़ावक़ात बहुत शदीद नाराज़ होते हैं, लेकिन वो मनसब ऐसा है कि वो उस नाराज़गी और उनकी कारकर्दगी के बावजूद मौक़े इतने दे देते हैं कि वो बंदा अपने आप को ठीक कर चुका होता है। हाँ, ये ज़रूर है कि शहबाज साहब की जो सोच है, जो उनके करीब लोग हैं उन्हें पता है कि वो एक बालियत वाली है, कि वो है ना कि आईने नौ से डरना, तर्ज़े कोहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की जिंदगी में। शहबाज साहब तर्ज़े कोहन के बजाय यंग लोगों को पसंद करते हैं, अपनी टीम में भी यंग लोग रखते हैं। ये सोच तो उनके दिमाग में कई अरसे से मौजूद है कि चूंकि आपकी यूथ जो है वो ज़रा एक बहुत बड़ी तादाद में वो आपका वोटर जो है वो यूथ से है, तो अगर यंग लोग, एनर्जेटिक लोग काबीना में, हरिपुर से एक यंग वजीर आ रहा है, इसका मतलब कैबिनेट में नहीं, देखें उन्होंने अच्छी कारकर्दगी दिखाई। सर, खबर आपने अभी तक नहीं, मैं बता रहा हूँ आपने खबर से किया नहीं, अर्ज ये कि देखें ज़िमनी इलेक्शन वो जीते, जी। और मैं समझता हूँ कि अपोजिशन लीडर की बेगम को हराना कोई आम बात नहीं थी, वो बिल्कुल अंडर कंसिडरेशन है, पहले दिन से हैं। हाँ। लेकिन अब ज़ाहिर नोटिफिकेशन पे साइन तो पीएम के होने हैं ना, यानी मैं आपको बता दूं पीएम का इरादा चेंज हो जाएगा। देखिए, ऐसी बात यह है कि वज़ीर आज़म साहब की सवाबदीद है, फैसला वज़ीर आज़म साहब ने करना है, और इसमें यह कहा जाए कि बहुत जल्द हो जाएगा बसा औकात। यानी जब हम कैबिनेट में आए थे, अब आपको मैं बिल्कुल मेरे साथ पीएम साहब ने मुझे जुलाई में कहा कि विल बी पार्ट ऑफ माई कैबिनेट, और वो फैसला मैच्योर फरवरी में जाकर हुआ। एक जगह बैठे हुए थे तो आपने बताया भी था, आप शायद आपको मैंने गुजारिश भी की थी, तो लेकिन गुजारिश ये कि वो 5 महीने लग गए। तो चूंकि ज़ाहिर मामलात हुकूमत इतने पेचीदा होते हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने अगर 2-4 लोगों को इंडक्ट करना भी है तो लामाला सारे क्वार्टर से मुशावरत, विद इन पार्टी मियां नवाज शरीफ साहब से मुशावरत। तो लेकिन मैं इस बात की तरदीद करूंगा क्योंकि बहुत मेजर रिशफल होने जा रहा है कि पीएम साहब कुछ वज़रा को जो अहम वजारतें हैं यानी फेडरल में से किसी को बरतरफ कर देंगे। हाँ, ये जरूर है कि शहबाज साहब के म्यार को अचीव करना बड़ा मुश्किल काम है। शहबाज साहब के आप म्यार को अचीव नहीं कर सकते। दो बातें समझी हूं, एक तो आपने कहा कि शहबाज शरीफ साहब नाराज होने के बावजूद भी इतने मौके दे देते हैं कि सामने वाला अपने आप को दुरुस्त कर ले। तो जिन लोगों के अभी 2-3 वजारतों के जिनके नाम आ रहे हैं उनको यानी पीएम साहब ने मौके दिए भी, लेकिन वो अपने आप को दुरुस्त नहीं कर सके, इस वजह से फिर तब्दीली हो रही है। देखिए, तब्दीली उनकी, और जाम कमाल साहब क्या जा रहे हैं या उनको
पोर्टफोलियो चेंज हो रहा है। देखें एक और बात, हाँ बड़ी अहम बात है, बात यह है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब जब वजारतों की कारकर्दगी की रिपोर्ट मंगवाते हैं जी, जी। या कुछ वज़रा को बुलाकर मिलते हैं, किसी की सजनिश करते हैं, किसी को तलकीन करते हैं, तो बाहर ये स्पेकुलेशन आती है कि शायद ये वजारत तब्दील होने जा रही है। मुमकिन है जाम कमाल साहब कहीं ना जाएं, ये बिल्कुल एक स्पेकुलेशन हो। इंडस्ट्रीज की वजारत के बारे में चीजें चल रही थी, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत सारी चीजें मफरूजों पे मबनी है, लेकिन पीएम साहब आखिरी टाइम के ऊपर आप ये तो बता सकते हैं ना कि ये जिनकी तब्दीली की बातें हो रही हैं, ये मेरे ख्याल से कोई तब्दीली वफाकी वजारतों में कोई बड़ी तब्दीली नहीं होगी। नहीं होगी। ठीक है, अच्छा आप चलें, अब ये भी फिर साथ साथ क्योंकि वजीर मुमलिकत ऐड ऑन हो सकते हैं ताकि उन वजारतों की इस दादेकार और कारकर्दगी को बेहतर बना दिया जाए। कैबिनेट का साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है, कोई चेंज नहीं हो रहा है, सही है, ऑन रिकॉर्ड आ गया है सर। अब मुझे जफर साहब बताएं, 5 अगस्त के हवाले से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने बता दिया है वो एहतजाजें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलीमा खान साहबा को थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करने की यानी कि इस पर फिर धरने वगैरह के हवाले से भी बात करें। कल मेरी दीगर पार्टी से भी बात हो रही थी ऑपोजिशन की, तो वो कुछ का कहना ये है कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, या हम समझते हैं कि इस वक्त मुज़ाकरात होने चाहिए। आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी है आप लोगों की, क्या करेंगे, जाने देंगे, आने देंगे? नहीं, बिल्कुल हम इन्हें अगर ये एहतजाज करना चाहते हैं तो हम इन्हें जगह भी देंगे, बैठने का मौका भी देंगे, आए पूरा मन एहतजाज करें। लेकिन अगर कोई हल्ला बोलेगा, कोई 26 नवंबर करेगा, दोबारा जो है आपके डी चौक पे कोई हमलावर होगा, तो फिर उससे कानून आनी हाथों से निपटेगा। लेकिन अगर ये लोग अपने मसल्स दिखाना चाहते हैं, इनके पास स्ट्रीट पावर मौजूद है, तो ले आए 10 लाख बंदा। हम मुज़ाकरात वाले लोग हैं। पहले पीएम साहब ने ऑन फ्लोर कहा कि मुज़ाकरात करें। मैं आज आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कह रहा हूं कि हम हुकूमत हैं और हुकूमत आखिरी वक्त तक मुज़ाकरात की कोशिश करती है, और अब भी हमारी यही ख्वाहिश है, ये कंसेंसस है पूरी गवर्नमेंट में, यानी मियां नवाज शरीफ साहब से लेकर टॉप टू बॉटम कि पीटीआई समेत तमाम अपोजिशन जमातों से मुज़ाकरात होने चाहिए। लेकिन अगर आप मुज़ाकरात नहीं करते, हमें ब्लैकमेल करते हैं, कहते हैं हम आ रहे हैं एहतजाज पे, तो हम ये तो नहीं कहेंगे नहीं हम डर गए। साथ साथ ये भी तो कहते हैं ना कि एक तरफ आप मुज़ाकरात की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप मुलाकात नहीं होने देते। देखिए, मुज़ाकरात और मुलाकात दो डिफरेंट चीजें हैं। अगर एक बंदा जो कि जेल में कैद है वो अपने ताज़ीरात पाकिस्तान के मुतलका दफात की तरह सजा काट रहा है, उससे उसकी फैमिली ने वेलबींग जाननी है, तो वेलबींग के नाम पे आप मिलती हैं और बाहर आके एक मुताज़ा ट्वीट कर देती हैं, तो उसके बाद मुलाकातें बंद होती हैं। जहां तक बात रही कि अगर सजा याफ्ता शख्स से आपने सियासी मुशावरत करनी है, उस पर हमारा जवाब एब्सोल्युटली नॉट है। आज भी एब्सोल्युटली नॉट है, कल भी एब्सोल्युटली नॉट होगा। माजी में भी तो होती रही है ना, माजी में, हाँ माजी में हुई, नहीं माजी में हुई, मैं बता रहा हूँ, माजी में हमने भी 2 साल इनकी सियासी मुलाकातें रखी, क्योंकि आप लोगों का माजी था। नहीं, कुछ और बात कर रहा हूँ। बानी तहरीक इंसाफ की 2 साल तक सियासी मुलाकातें जारी रही हैं। हफ्ते में 2 दिन हुआ करती थी, एक दिन वकील मिला करते थे। हमने बड़ा दिल किया हुआ था, लेकिन ये इजाजत नहीं है कि आपका दिल चाहे आप जजिस को मुंह में डाल दे, आपका दिल चाहे आप एक 26 नवंबर 2025 की मंसूबाबंदी करें, आपका दिल चाहे आप ट्वीट्स करें। यहां तक भी बात हुई सर के लिख कर दे दें, लिख कर भी दे दिया गया, कोई ट्वीट नहीं आएगा, कोई मुतनाज़ बात नहीं की जाएगी, कम उसके बाद ही हुआ ना। आप थोड़ा सा फ्रेंड ऑफ कोर्ट वाला मामला भी हो गया, लेकिन उसके बावजूद मैं अगर अर्ज करूं, हो रहे मुलाकात नहीं हो रही है। बस एहतराम, आप खुद एक वाइब्रेंट जर्नलिस्ट हैं, बड़ी एक तवाना आवाज है सहाफियों में, लेकिन कुछ फैक्ट्स आपके सामने रख देता हूं। 4 दिसंबर 2025 को एक बहन की मुलाकात होती है रात को, वो मुलाकात में ना अपनी वेलबिंग बताते, ना ये बताते कि सितंबर से मुझे नजर नहीं आ रहा, इतना बड़ा ट्वीट डिक्टेट कराते हैं, बाहर आके कर देती है। मुझे बताएं, अगर आपको नजर नहीं आ रहा था, जो आपने बयानिया बनाया कि सितंबर से हमें नजर नहीं आ रहा, आंखों की बिनाई चली गई है, तो आपने 4 दिसंबर 2025 को अपनी बहन को बात क्यों नहीं बताई? सिर्फ मकसद ये है कि आपने इदारों को मलाइन करना है। जो ट्वीट उस बहन उनकी के जरिए करवाया गया, मैं समझता हूं कि आप अपने बदतरीन मुखालिफ के बारे में नहीं करेंगे। आप सर वो आपने मेरे प्रोग्राम में कहा था बजट के बाद हो जाएगी मुलाकात, बजट में टाइम हो गया, मुलाकात नहीं, आप समेत कई सारे वज़रा ने कहा था। हाँ कहा था, मान रहे हैं इसको, हम तो मुलाकात के लिए हामी थे कि मुलाकात करवा दी जाए, लेकिन जाहिर है अगर आप मुलाकात की रिक्वेस्ट भी नहीं देंगे, बहनों के अंदर ये चपकली होगी कि तुम नहीं मिलोगी मैं मिलूंगी, या हम सब इकट्ठे मिलेंगे, कोई दरखास्त नहीं आएगी, लामाल चीजें। सर अदालत का हुक्म मौजूद है, रिक्वेस्ट की जरूरत नहीं है, अदालत का हुक्म आप लोग नहीं मानते, उनके रिक्वेस्ट पे सर आपने क्या सुनना है? सर वजीर आजम को फोन करके कह रहे हैं मुलाकात करवा दे, वजीर आजम कह रहे हैं कि मैं देखूंगा, उसके बाद आप कह रहे हैं रिक्वेस्ट नहीं करते। सर इसमें दोनों बातों का जवाब दे देता हूं विद इन 30 सेकंड। पहली बात तो ये कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का जो ऑर्डर था मार्च 2025 का, वो इन्फ्रक्चस हो चुका है। वो गैर मौसर इसलिए हुआ है कि उसमें लिखा हुआ था कि आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बाहर आके सियासी टॉक नहीं करेंगे। आपने तो वो सारा सियासी बयानिया बनाकर सारी चीजें करके नहीं, आप कह रहे हैं गैर मौसर हो गया, अदालत ने वर्डिक्ट दिया इसके ऊपर। जी, इसके ऊपर मैं बता रहा हूं कि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जब ये गए तो अदालत ने इंटरटेन नहीं की, इसीलिए नहीं की कि वो मेन ऑर्डर जो है वो इन्फ्रक्चस हो गया। और जो वज़ीर आज़म वाली बात है, वो सोहेल अफरीदी ने जानबूझकर मिस रिपोर्ट की, वज़ीर आज़म साहब ने ऐसी कोई बात नहीं की कि मैं पूछकर बताता हूं।
इन्होंने कहा कि मेरे एक दरखास्त दी हुई है, उस पर फैसला करवा दें। पीएम ने कहा आई विल सी, इन्होंने कहा मैं देख के बताता हूं। ठीक है, यानी बात है कि हर बात आप मुल्क के वजीर आजम के साथ मिलने जाते हैं तो टांग पे टांग रख लेते हैं। चलें सर, तो यानी इस तरह की चीजें करके फिर उस तस्वीर पे एक बयानिया बनाते हैं, भैया आप अपनी दोनों टांगे गर्दन पे रख ले। इस तरह नहीं होता। वो फिर फुटेज एडिट करते हैं और उसके बाद फिर आप टांग पे टांग रख लेते हैं। नहीं, यहाँ से निकले सर, पोजीशन ऑफ ट्रस्ट पे बैठे हुए लोगों को बड़ा दिल करना चाहिए। चलें ठीक, शौकत साहब से भी इंपॉर्टेंट बात करनी है मुझे, ब्रेक की भी साथ साथ कॉल दी जा रही है। शौकत साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, सीनियर सहाफी हैं अंसार अब्बासी साहब, वो ये कह रहे हैं कि बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि अलीमा खान साहिबा और इमरान खान साहब के जो फैसले हैं या जो सजाएं वगैरह हैं उसमें वो ताखीर के कोशिशें कर रहे हैं और कोई टास्क वगैरह भी उन्होंने दिया है। अचकज़ई साहब से दरखास्त की है कि वो राना सनाउल्लाह साहब से मिलें और राना जो नासिर अब्बास साहब हैं उनको उन्होंने जो है वो एक इस्टेब्लिशमेंट के करीब एक समझे जाने वाले वजीर हैं, उनके लिए टास्क दिया है कि उनसे मुलाकातें करें ताकि जो फैसले हैं उनमें ताखीर करवाई जा सके। सर, मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। अंसार अब्बासी साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी जो मेरे भाई ने बात की कि इन्होंने कहा था कि बजट के बाद मुलाकात हो जाएगी, इन्होंने नहीं कहा था, बहुत सारे वफाकी वज़रा ने कहा था। जी जी, ये इसी स्टूडियो में बैठकर सर बहुत सारे वज़रा बोल के गए। मैंने कहा था कि इख्तियार नहीं है इनके पास, ये मुलाकात नहीं करा सकती, ये इनकी बस की बात नहीं है। इनकी बस में होता तो ये इतनी देर तक ये नहीं इस चीज़ को रख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने भी तो कल फिर जेल जाना है ना, तो ये कभी भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन उस वक्त ये नहीं मान रहे थे, इन्होंने कहा नहीं आप देख लेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, ये कुछ भी नहीं कर सकते। ये अभी भी खौफजदा है इमरान खान से, और जो कुछ कर रहे हैं ये उनके खौफ की वजह से कर रहे हैं। देखिए, ये बहाने बनाते हैं कि जी हम मुज़ाकरात की दावत देते हैं। मुज़ाकरात की दावत ऐसी थोड़ी दी जाती है। अगर आप संजीदा है गवर्नमेंट, देखिए हमेशा, मैं खुद 9 साल रहा हूँ ना कैबिनेट में और पार्लियामेंट्री अफेयर्स का मिनिस्टर था। जब हमने अपोजिशन के साथ एंगेज करना होता था तो फिर हम कमेटी बनाते थे, हम उनको फ़ोन करते थे, हम उनको एंगेज करते थे। और ये तो नहीं है ना कि आप बस कह दिया कि जी मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूं। सर, माजी में तो हमने अभी माजी करीब में एक कमेटी देखी थी, लेकिन फिर उसके बाद आपकी बात दुरुस्त है कि कोई कमेटी वगैरह नहीं है, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब इसमें बड़े पेश हैं, वो बार बार ये बात करते हैं कि आ जाए मुज़ाकरात कर लें, बात कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। हुज़ैफा मौजूद थे, शौकत यूसुफजई साहब, दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमान गुफ्तगू कर रहे थे अहम मौज़ूआत पर। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूंगी नाज़रीन। टाइफून बावी, फिलिपाइन, ताइवान और जापान में तबाही मचाने वाला समुद्री तूफान बावी आज चीन के साहिलों से टकरा गया है। चीन पहुंचने से पहले ही तूफान ने ताइवान में 209 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ हर चीज़ को तहस नहस करके रख दिया। दरियाओं में इस वक्त तूफ़ानी है, दरख्त जड़ों से उखड़ गए हैं, इमारतों की खिड़कियां टूट गई हैं, सड़कें मलबे का मंजर पेश करने लगी हैं। 1,70,000 से ज़ायद अफराद बिजली से महरूम हैं। 400 परवाजें, ट्रेन सर्विस मनसूख हो गई हैं। साथ ही स्कूल और दफातर में काम बंद है। ट्रांसपोर्ट और बैरूनी सरगर्मियां भी मुअत्तल कर दी गई हैं। जबकि टाइफून बावी चीन के साहिल से टकराया तो इसके साथ उठने वाली 45 से 47 फीट बुलंद समुद्री लहरों ने साहिली शहर ताइजू को हिला कर रख दिया है। तूफान के नतीजे में कम से कम 39 अफराद हलाक हो चुके हैं। इस तूफान की वजह से मौजूद शदीद नमी की वजह से मूसलाधार बारिशें हैं, सैलाब है, लैंडस्लाइडिंग का खतरा भी बरकरार है। जनूबी चीन में सैलाब और शदीद बारिशों के बाइस सांपों का इनकी अफजाइश का एक फार्म ये तबाह हुआ है, जिसके नतीजे में तकरीबन बताया जा रहा है कि 900 जहरीले कोबरा सांप करीबी आबादियों में और घरों में दाखिल हो गए हैं। वाक़े के बाद मकामी इंतज़ामिया ने इलाके में इमरजेंसी नाफिज की है। जो फुटेजेस आ रही हैं बहुत खौफनाक हैं। इसके अलावा तूफ़ान की आमद पर पेशगी इक़दाम करते हुए चीनी हुकाम ने तूफ़ान के मुमकिना रास्ते में आने वाले इलाकों से 20 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है, जिसकी वजह से हज़ारों अफराद की जानें बची हैं। जबकि जापान के जनूबी जज़ायर में 300 से ज़्यादा परवाज़ें मनसूख हैं, फेरी सर्विस मुअत्तल है, 24,000 से ज़ायद घर मुकम्मल अंधेरे में चले गए हैं। माहिरीन कह रहे हैं इस हवाले से कि मौसमियाती तब्दीलियों के नतीजे में चीन, ताइवान और जापान हालिया बरसों में शदीद मौसमी हालात का ज़्यादा शिकार रहे हैं और रवा साल एल नीनो के असरात की वजह ज़्यादा ताकतवर और बार बार आने वाले समुद्री तूफ़ानों के इम्कानात भी
बढ़ गए हैं। प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचा है। इंशाअल्लाह से मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए। फ़लस्तीन को, मकबूजा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।